जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सचिन मिश्रा है और हम आपके समक्ष एक ऐसा ऐसा चैनल क्रिएट करके लाए हैं कि जो आपकी बेस को, आपकी नींव को मजबूत करेगा, आपकी सोच को एक नई दिशा प्रदान करने का काम करेगा। हमारे चैनल का नाम है SM जर्नल स्टडीज, यानी कि हम इसमें सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे। इसमें हम सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पढ़ेंगे। इसमें हम सभी विषयों की बेस को, अपनी नींव को मजबूत करने का काम करें। आज से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। साथियों, सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि अगर हम कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं, कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला तो ये आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दरअसल वो है क्या। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रामर शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ग्रामर है क्या, इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम ग्रामर को समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ग्रामर की परिभाषा देखते हैं कि ग्रामर है क्या। तो यहाँ पे लिखा है आपका कि द कलेक्शन ऑफ रूल्स बाय व्हिच वी लर्न द स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड द ग्रामर। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो इंग्लिश में लिखा है। अब जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने में झिझक महसूस होती है, वो अपने आप को इंग्लिश में कमज़ोर समझते हैं। उन्हीं को मजबूत बनाने के लिए, उन्हीं की नींव को मजबूत बनाने के लिए हमने यह कदम उठाया है। चलिए हम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साथ साथ लेकर के चलेंगे। आइए समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि व्याकरण है क्या, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में, कि क्या है व्याकरण। द कलेक्शन ऑफ रूल्स, कलेक्शन मीन्स होता है संग्रह, इकट्ठा करना। अगर ये भी ना समझे तो बटोरना। ऑफ रूल्स, रूल मीन्स नियम होता है, यस लग गया तो बहुवचन, यानी कि नियमों का। ऑफ मीन्स का, द कलेक्शन ऑफ रूल्स अर्थात नियमों का वह संग्रह जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम सीखते हैं द स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना सीखते हैं। किसका? ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भाषा का। इज कॉल्ड द ग्रामर, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। हिंदी में भी इसीलिए हमने लिख दिया है कि नियमों का वह संग्रह जिसके द्वारा हम किसी भाषा को क्रमबद्ध रूप से लिखना एवं बोलना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। अर्थात नियमों का समूह जिनके माध्यम से हम किसी भाषा को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से उसको बोलना है, उसका उच्चारण कैसे करना है, उसका प्रयोग कहाँ और कैसे कब करना है, यह सब सारी चीज़ें सीखते हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। उस पूरे नियम के, उस पूरे रूल्स के कलेक्शन को, उसके समूह कहते हैं। इसके आगे हमें लेटर पढ़ना है। लेटर का मतलब होता है अक्षर, लेटर का मतलब होता है अक्षर, या इसी को हिंदी में हम वर्ण के नाम से जानते हैं। अक्षर को ही हम हिंदी में वर्ण कहते हैं, इसी को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है, हिंदी में अक्षर या वर्ण कहा जाता है। या और अल्फाबेट को दो प्रकार से बांटा गया, इसमें दो टाइप्स बनाए गए इसके। कौन कौन से? पहला है वोवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वोवेल
इसको हिंदी में हम स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट आपके टोटल 26 होते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो भागों में बांटा गया। तो पहला हो गया वॉवेल। वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन से 5 हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको हम वॉवेल हिंदी में स्वर के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो बनाया गया वो कॉन्सोनेंट। इन्हीं 5 स्वरों को छोड़ कर गए, इन्हीं 5 स्वरों को छोड़कर शेष जो 21 बचते हैं अल्फाबेट में हमारे अक्षर, उन्हीं को व्यंजन के नाम से, कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं वर्ड। शब्द को हम कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द है? इसकी परिभाषा अगर कोई हमसे पूछ लेता है तो हम क्या बताएंगे? इसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो शब्द को हम समझते हैं कि शब्द है क्या, वर्ड कहते किसे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे हमने देखा था द कलेक्शन ऑफ रूल्स, उसी तरीके से द ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह विच हैज ए डेफिनेट मीनिंग, जिसकी एक निश्चित मीनिंग निकलती हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसी को हम वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। हिंदी में समझते हैं कि अक्षरों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसी को हम शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले। ये नहीं कि जो पाया वही रख दिया और वो वर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वही ग्रामर कहाँ हो जाएगा? तो रूल्स को फॉलो करना है, इसलिए क्रम से रखना है। दूसरी बात, उसका कोई न कोई अर्थ, कोई न कोई मीनिंग निकलनी चाहिए, तभी उसको शब्द माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि कैसे अक्षरों के समूह को हम शब्द कहेंगे, किस प्रकार उसका अर्थ निकलना चाहिए, आज समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया राम, ये है, देखो अक्षरों से मिलकर के बना है राम, RAM, राम, ये अक्षरों से मिलकर के बना है, अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह शब्द कहलाएगा। और दूसरा हो जाएगा, जैसे आप ले लेते हैं बॉय, यह भी आप देखेंगे अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसे भी हम शब्द कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ये भी वर्ड की ही कैटेगरी में आएगा। कैट हो गया, और बहुत सारे इस प्रकार के आपको वर्ड मिलेंगे जो कि अपना एक निश्चित अर्थ देंगे। लेकिन आप कहें कि कोई भी हम, अब आपने यहाँ पर लिख दिया ये शब्द, कहा सर हमने तो यहाँ पे अक्षरों का समूह बनाया है, लेकिन आप तो कह रहे हैं शब्द है ही नहीं। आपने भी तो वही किया है, लेकिन आपका तो वर्ड कहलाता है, लेकिन मेरा कैसे नहीं कहलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कहा था कि उसका कोई न कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, कोई न कोई मीनिंग दे वो शब्द, तभी हम उसको शब्द की कैटेगरी में रखेंगे। आप बताइए ये शब्द MEI कौन सा आपको अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो दोस्तों इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए डेफिनेट मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। आइए समझते हैं दोस्तों कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। सेंटेंस का मतलब हिंदी में वाक्य होता है। इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी दोस्तों? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपने जब शब्द पढ़ा था, वर्ड्स पढ़े थे, तब वहां पे आपने देखा था कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स,
अक्षरों का समूह, लेकिन आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा बदल जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। व्हाट शर्त है, क्या शर्त है? विच कंटेन्स ए कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग, विच कंटेन्स ए कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग। यदि हम इसको हिंदी में समझना चाहें तो किस प्रकार समझेंगे? शब्दों का वह समूह वाक्य कहलाता है जिसका अर्थ पूर्ण एवं स्पष्ट निकलता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम समझना चाहें तो रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा मित्र है। दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि इस सेंटेंस में सब कुछ एकदम क्लियर है कि रवि मेरा मित्र है, एकदम क्रम से इसमें हर एक टर्म को रखा गया है। उसी तरीके से दूसरा वाक्य है सीमा इज ए गुड गर्ल, सीमा एक अच्छी लड़की है। इसमें भी प्रत्येक टर्म को सीरीज वाइज क्रम से रखा गया है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। यह भी सेंटेंस है, एक स्पष्ट अर्थ दे रहा है और एकदम क्लियर मीनिंग निकल के आ रही है इसमें से, इसलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। दोस्तों अब आप फ्रेंड इज माई रवि, दोस्तों देखिए किस प्रकार इसका अर्थ बदल जाता है और निरर्थक अर्थ इसका निकलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रेंड इज, मित्र है, माई रवि, मेरा रवि, मित्र है मेरा रवि। इसका क्या स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। किसी से भी आप ऐसा बात करेंगे अगर तो वो तो तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा, क्या बात कर रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया है। इस तरीके से हम आर यू गोइंग एंड लास्ट में लिख देते हैं वेयर। दोस्तों देखिए किस प्रकार इस वाक्य का अर्थ, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, लास्ट में लगाए हुए कहाँ, क्या तुम जा रहे हो कहाँ। ये कैसा वाक्य है? ऐसा आप किसी से बोलेंगे तो बोलेगा भाई पगला गए हो कब है, ऐसा थोड़ी ना कोई वाक्य होता है। तो ये गलत तरीका है, हमें वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से रखना है, वो हम आगे आपको सिखाएंगे। सेंटेंस को लिखते समय, सेंटेंस को बनाते समय हमें इन बातों का खास ध्यान रखना होता है, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। किन बातों का ध्यान रखना होता है? वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया मीन्स मेन वर्ब तथा कर्म मतलब ऑब्जेक्ट आदि को टेंस के अनुसार क्रमबद्ध रखते हैं, यानी कि इनको क्रम से लगाया जाता है, नहीं तो जैसे मैंने अभी पहले बताया उसी तरीके से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दूसरी बात ये हमें ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किसी भी वाक्य की हम शुरुआत करते हैं तो उसका जो पहले शब्द का पहला अक्षर होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तीसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, तीसरी बात समझते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में वाक्य के भाव यानी कि सेंस के अनुसार, भाव वाला सब्जी वाला भाव मत समझिए कि सब्जी कितने भाव की है, सब्जी कितने रुपए किलो है, वो वाला भाव नहीं है। भाव का मतलब यहाँ सेंस से है, भाव के अनुसार पूर्ण विराम फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, विस्मय बोधक चिन्ह अर्थात मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। अब ये सुन करके आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या आ गया, भाव के अनुसार पूर्ण विराम, चलो पूर्ण विराम तो सुना है, चलो इतना तो समझ में आया।
आगे सुन करके हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आ गया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये सब क्या पता चले गए। पूर्ण विराम, उसके बाद फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, विस्मय बोधक चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, क्या पता कि चलेगी, कुछ समझ में नहीं आया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें केवल यही बताया गया है कि सेंटेंस में, वाक्य में जिस प्रकार का सेंस हो उसी प्रकार का वाक्य के अंत में हमको चिन्ह लगाना होता है। ये सारी चीजें आपको जब विस्तार से सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, तब हम अच्छे से उसमें समझाएंगे कि किस प्रकार के वाक्य में उसके अंत में कौन सा चिन्ह लगेगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इसमें यही बताया गया है कि सेंटेंस में हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। भाव के अनुसार क्या कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम रवि मिश्रा है या रवि यादव है या कुछ भी। अब उसके अंत में आपने लगा दिया माय नेम इज रवि। अब उसके अंत में आपने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। भाई यहाँ पे ये अपना नाम बता रहा है और ये चिन्ह वहां पे लगाया जाता है जहां पे कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, कोई आपसे सवाल किया जा रहा हो, उस सेंटेंस के अंत में यहाँ पर अंत में लगाया जाता है ये चिन्ह। अब यहाँ पे अपना नाम बता रहा है, यानी कि जवाब दे रहा है। और आप आइए समझते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में इतना ही है, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज का क्या क्या सीखा है। उसके आगे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि ग्रामर क्या है, उसके बाद हमने देखा कि लेटर क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा वर्ड क्या है, उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या होता है भाई, इसको हमने हिंदी में बताया व्याकरण है, इसको हमने कहा, इसको हिंदी में अक्षर या वर्ड कह सकते हैं, और इसको हिंदी में शब्द, और सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कह सकते हैं। इतनी चीजें हमने आज आपको बताई है। आज तो शुरुआत है, आगे आपको और भी अच्छे से वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यहाँ पे हम ये सारी चीजें देख चुके हैं, इसमें कोई भी संशय हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ गलत वर्ड निकल गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पर ये गलती हुई है या फिर ये चीज समझ में नहीं आई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑन जरूर कर लें, क्योंकि अगला वीडियो जब जाएगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों आगे के वीडियोस में हम सेंटेंस को एकदम विस्तार से समझेंगे, इसकी संरचना के, इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर इसको कितने प्रकार बांटा गया है, कितने प्रकार में, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और पूरे टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।